नमस्कार। भारत का जो नया बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि ये देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एनालिसिस के आधार पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट का आखिर आम लोगों की जेब पर, नौकरियों पर और देश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। हम इस पूरी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बजट के पीछे की सोच क्या है, मतलब वो 3D क्या है। फिर ये देखेंगे कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और वो इस पैसे को कहाँ-कहाँ खर्च कर रही है। इसके बाद कुछ खास सेक्टर्स पर इसके असर को जानेंगे और आखिर में देश के पूरे वित्तीय हिसाब किताब का निचोड़ समझेंगे। देखिए, हर बजट के पीछे ना एक बड़ी सोच, एक फिलॉसफी होती है। तो चलिए सबसे पहले इस बजट की जो मूल रणनीति है उसे ही समझते हैं। इस बजट की नींव 3D पर टिकी हुई है। डिमांड यानी कि मांग, डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील और डेवलपमेंट यानी विकास। असल में सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाना, मतलब लोग ज्यादा खरीदारी करें, ज्यादा खर्च करें। तो अब जब हम बजट की रणनीति समझ गए हैं तो थोड़ा हिसाब किताब पर भी नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है पैसे के रास्ते को फॉलो करना। तो सवाल ये है कि सरकार के पास पैसा आखिर आता कहाँ से है। भारत में टैक्स जमा करने का जो तरीका है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कहानी कह रहा है। एक तरफ से पैसा ज्यादा आ रहा है तो दूसरी तरफ से थोड़ा कम। इसको ना ऐसे समझिए, सरकार को 2 मेन तरीकों से टैक्स मिलता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स जो किसी की सैलरी पर लगता है, या फिर कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स। इसका कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, जो हम कोई भी सामान खरीदते वक्त चुकाते हैं। कुल कमाई में इसकी हिस्सेदारी थोड़ी घट रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जीडीपी के 7.1% तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में ज्यादा लोग और ज्यादा कंपनियां अब ईमानदारी से टैक्स चुका रही हैं। मतलब अर्थव्यवस्था कैश से निकलकर एक फॉर्मल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, टैक्स ही सरकार की कमाई का एकमात्र जरिया नहीं है। एक और जगह है जहां से सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। सोचकर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सरकार को 2.33 लाख करोड़ रुपए का एक तरह से बोनस दिया है। ये बहुत बड़ी रकम है, और इस डिविडेंड से सरकारी खजाने को एक जबरदस्त राहत मिली है, जिससे विकास के कामों के लिए अब ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ से आया। अब सवाल ये है कि भैया पैसा जा कहाँ रहा है। सरकार की शॉपिंग लिस्ट में आखिर है क्या क्या। यहाँ एक जरूरी शब्द आता है, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिसे सरकार भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में लगा रही है, जैसे कि सड़कें, रेलवे, बंदरगाह। इसे आप देश के भविष्य के लिए एक निवेश की तरह समझ सकते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 11.21 लाख करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कितना ज्यादा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड आवंटन है। लेकिन इस बड़े आंकड़े में एक दिलचस्प बात छिपी है। सड़क और रेलवे जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, उनमें खर्च तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की रफ्तार थी वो लगभग सपाट हो गई है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अब सरकार का फोकस शायद कुछ नए क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि बजट के ये बड़े बड़े फैसले हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार पर आखिर क्या असर डालते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सीधा असर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ सकता है। सरकार ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। इसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा बचे, जिससे बाजार में मांग बढ़े। और अनुमान ये है कि जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो उससे देश की जीडीपी में भी करीब 0.3 से 0.4% की बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्स में राहत के अलावा बजट का दूसरा बड़ा फोकस है देश में व्यापार करने के माहौल को और आसान बनाना। सरकार नियमों के जाल को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्यों के बीच कंपटीशन बढ़ाने से लेकर 100 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने तक कई कोशिशें जारी हैं। इसका एक नया मंत्र भी है, पहले भरोसा बाद में जांच, ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना डरे नए कदम उठा सकें। बजट में अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कुछ और सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे छोटे व्यापारियों यानी एमएसएमईज के लिए आसान लोन और क्रेडिट कार्ड,
खेती में दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए नए मिशन, और देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देश की वित्तीय सेहत की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा है सरकार की कुल आमदनी और उसके कुल खर्च के बीच का अंतर। ये नंबर बताता है कि सरकार को अपना काम चलाने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए इस राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% पर लाने का लक्ष्य रखा है। ये दिखाता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट एक मुश्किल संतुलन साध पाएगा? एक तरफ टैक्स कलेक्शन के बहुत ऊंचे लक्ष्य हैं, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की रफ्तार धीमी पड़ रही है। क्या इन दोनों के बीच तालमेल बिठाकर देश की विकास यात्रा को गति दी जा सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।